हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अन्नू मुरलीधरन और आज जो हम पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस गायनेकोलॉजिस्ट के साथ करने वाले हैं। इन्होंने विमेन रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज में काम किया हुआ है, स्पेशली व्हेन इट्स कम टू प्रेगनेंसी के अराउंड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है विमेन को, राइट? और स्पेशली अगर मदर फर्स्ट टाइम बेबी डिलीवर करने वाली हो। आज इस पॉडकास्ट में डॉक्टर अंकिता अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करने वाली हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट को आप लास्ट तक देखें और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर अंकिता ने शेयर की हुई है। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप एक यंग कपल हैं, अगर आप एक प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो इस पॉडकास्ट को देख करके बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, राइट? अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट मैम। थैंक यू वेरी मच कि आज आप टाइम निकाल पाएँ अपने बिजी शेड्यूल से, राइट? तो मैम, जैसे कि आप हर पॉडकास्ट जो हम इस चैनल पे करते हैं उस पे हम गेस्ट को भी एक मौका देते हैं कि वो अपना जो इंट्रोडक्शन है वो एक बार दे दें। मैम प्लीज़, ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहेगी कि आप कितने साल से इस फील्ड में हैं और आप किस तरह के पेशेंट्स को केटर करते हैं। Okay, thank you first of all to give me opportunity to have you with in your podcast. Actually मैं इस फील्ड में ऑलमोस्ट मेरे को 12 ईयर्स हो गए। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट किया, पीजी सबसे पहले तो मैंने अपना यूजी यहाँ छत्तीसगढ़ से ही किया हुआ है। देन मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट किया पीजीआई चंडीगढ़ से। फिर उसके बाद वहीं पे मैंने सीनियर रेसिडेंसी भी की। देन आई केम बैक टू अंबिकापुर समकल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन किया। मैंने कुछ लेप्रोस्कोपी, एडवांस लेप्रोस्कोपिक में फेलोशिप भी की दिल्ली से। और उसके बाद मैंने एक MRCOG का एग्ज़ाम होता है, दैट इज़ एन इंटरनेशनल डिग्री विच आई गॉट रिसेंटली 2 to 3 years बैक। एंड नाउ अभी तो मैं अंबिकापुर में एज ए कंसल्टेंट काम करती हूँ। हमारा जो सेंटर है ये टर्शरी केयर सेंटर है। यहाँ पे सारे इनफर्टिलिटी के हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, ऑल हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जो बाकी जगहों से रेफ़र होके हमारे पास आते हैं, चाहे मदर को डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, सीजर डिसऑर्डर हो, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो। इवन लास्ट 1.5 year से हमने अक्रीटा, जो एक सबसे डिफिकल्ट सर्जरीज होती है सिजेरियन सेक्शन में, जिसमें जो प्लेसेंटा होता है, बच्चेदानी का जो ओल रहता है वो बच्चेदानी के अंदर घुस जाता है। तो ऐसे केसेस यूजुअली कोई इस एरिया में करता नहीं है क्योंकि टर्शरी केयर सेंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो नाउ क्योंकि हमारा एक सेंटर है, वहाँ पे ICU है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो हम ऐसे केसेस भी करते हैं। गायनी के सारे कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केसेस करते हैं। इवन दूरबीन पद्धति द्वारा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जो भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, बच्चेदानी का ऑपरेशन, गांठ का ऑपरेशन जिसे हम सिस्टेक्टमी बोलते हैं, मायोमेक्टमी बोलते हैं, ये सारी सर्जरीज हमारे यहाँ होती हैं। तो ऑल हाई रिस्क प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, IVF, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑल गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स यूजुअली हम करते हैं। सारी चीज़ों को नॉलेज मैंने देखा है कि आपका एक बहुत खूबसूरत इंस्टाग्राम पेज भी है। हाँ, उस पर भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। उस पर हाँ, भी हमेशा आप इसी तरह के जो छोटे छोटे क्वेरीज होते हैं पेशेंट्स की, उसको भी आप एड्रेस करते रहते हैं। थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ, यूजुअली हमने एक इंस्टाग्राम चैनल इसीलिए बनाया क्योंकि इस एरिया में ना पेशेंट्स को नॉलेज नहीं होती है, तो वो बहुत ऐसे परेशान रहते हैं। हम भी OPDs में उतना टाइम उनको दे नहीं पाते। तो उनका एक क्वेश्चन था, मैम वो मेरे को फ़ोन करते रहते थे या हॉस्पिटल में फ़ोन करते रहते थे। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि जहाँ वो हमें डायरेक्ट मैसेज कर लेते हैं जब उनको कोई प्रॉब्लम रहती है। स्पेशली जो हमारे बुक्ड पेशेंट्स रहते हैं वो हमें प्रिस्क्रिप्शन भेजते हैं, मैम आपने हमें तब देखा था भी ये प्रॉब्लम है। तो हमारी जो भी मार्केटिंग टीम रहती है वो हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं और हम उनको आंसर देते हैं उस इंस्टाग्राम पेज पे। और क्या होता है, जो भी उनके क्वेश्चंस रहते हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, उन पर रील बना के हम उनको पोस्ट करते हैं ताकि वैसे जो भी और भी पेशेंट्स होते हैं तो वो भी उसको देख पाए, अपने डाउट्स को क्लियर कर पाए। हम नहीं चाहते कि पेशेंट्स फालतू में परेशान होते रहे क्योंकि इवन आई हैव बिकम अ मदर 7 to 8 months बैक। तो मेरे को भी जब इवन व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट तो मेरे को भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे और मैं खुद गूगल करती थी। अच्छा। तो मेरे को ये लगता था यार, जब मैं मतलब बीइंग अ डॉक्टर एंड अ मदर आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च और मैं इतना गूगल करूँ तो बेचारे नॉर्मल पेशेंट्स तो काफ़ी परेशान होते होंगे। करेक्ट, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, घर बैठे बैठे सारी जानकारी हाँ, मिल जाती अभी है। रिसेंटली एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ। एक पेशेंट थी जिसकी डिलीवरी मैंने ही कराई एंड शी गॉट मी 100 क्वेश्चंस। वो 100 क्वेश्चंस लिख के लाई और मेरे को दी। कि तबस्सुम नाम था। मैम प्लीज आप ये सारे क्वेश्चंस प्लीज एड्रेस कीजिए, रील्स बनाइए। तो मैं सब में तो रील्स नहीं बना पाई लेकिन हाँ कुछ में रील्स बनाई हूँ मैं। सो आई विल कंटिन्यू टू मेक आंसर्स और रील्स ऑन दैट, ऑन हर क्वेरीज। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इनफैक्ट मैंने भी आपको डिस्कवर वहीं से किया था, राइट? मैंने जैसे ही देखा कि हमारे एरिया में कोई इतना नॉलेजेबल कोई है, तो मैंने कहा कि एक प्लेटफॉर्म हमारा भी छोटा सा है मैम, इस प्लेटफॉर्म में भी हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जो न्यू पेरेंट्स हैं
कई बार उनकी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, उनको शायद नहीं पता होता है प्रॉपरली एक प्रेगनेंसी को कैसे कैरी किया जाए, और बच्चे जब होने वाले होते हैं या जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है जो कई बार लोग नहीं समझ पाते, और बहुत छोटी होती हैं, अगर समझदारी रहती तो उससे वो प्रिवेंट कर सकते थे। करेक्ट। तो इसलिए भी ये हम कंटेंट बना रहे हैं, और इसलिए भी ये जो पूरा आज का सेटअप है हमने इसलिए आपको टाइम मांगा नहीं, था। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एरिया थोड़ा पीपल आर स्टिल नॉट अवेयर कि क्या पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कब घबराना चाहिए कब नहीं। तो अगर हम मिल के उनका बेनिफिट कर पाए तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। मैम मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे काफ़ी सारे लोग अब तो मैरिड हो जाते हैं, ठीक है, प्रॉपर एज में हो जाते हैं, लेकिन एक फिर भी एक मिथ है, मिथ बोलिए या एक रूमर है सब में कि एक पर्टिकुलर एज होती है क्या एक शादी करने के बाद एक जो प्रेगनेंसी कैरी करने की। कई लोग बोलते हैं नहीं यार अभी तो हम वर्किंग हैं, या अभी हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम उसको कर ले, उसके बाद प्रेगनेंसी ले लेंगे या जो ले लेंगे। तो क्या ह्यूमन बॉडी एक पर्टिकुलर पीरियड में सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड होता है इसको लेने का, या हम कभी भी कर सकते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एक एज होती है। सी आज की डेट में एक ना डायलेमा होता है लोगों में कि हमें कब प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए, कब मैरिज करना चाहिए। हम पहले प्रेगनेंसी प्लान करें कि हम अपना करियर देखें। बीइंग अ डॉक्टर एंड अ मदर, आई हैव गॉन थ्रू द सेम। ओके। तो आज एक जो हमारी ह्यूमन बॉडी रहती है, जब एक फीमेल बेबी गर्ल जब बॉर्न होती है तो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एग्स लेके बॉर्न होती है। अच्छा। तो वो उसके एग्स जब वो पीरियड्स होना शुरू होती है तो वो एग्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो वेस्ट होते हैं अगर प्रेगनेंसी नहीं होती। अच्छा। हर मंथ एक एग निकलता है और अगर कंसीव नहीं हुआ तो वो वेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हर महीने उसके एग्स वेस्ट होते रहते हैं। तो जो एक एग रिजर्व होता है या एग की क्वालिटी होती है वो एज के साथ डिक्रीज हो जाती है। ओके। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो एज होता है कंसीव करने का, दैट इज बिटवीन 20 to 30। 20 to 30 ओके। सबसे अप्रोप्रिएट कंसीव करने के लिए एज है। 30 के बाद में हमारी जो फर्टिलिटी होती है, एक वुमेन की कंसीव करने की जो ताकत होती है वो थोड़ी कम होती जाती है, धीरे धीरे कम होती है, और 35 के बाद वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ओके। जब आप बोल रहे हैं कंसीव करने की हो जाती है, कम हो जाती है, इसका मतलब capacity चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि 30 से थोड़ा भी एक दिन ज़्यादा हो गया तो आप बन ही नहीं, प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकते। ऐसा नहीं, हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, थोड़ा डिफिकल्टीज आने लगती है, मिसकैरेज का रिस्क भी बढ़ जाता है। जो बेबी बॉर्न होते हैं उनमें थोड़े जेनेटिक प्रॉब्लम आने की भी संभावना होती है। बेबी में भी रिस्क आ सकता है, करेक्ट, क्योंकि हम जैसे जैसे ओल्ड एज हो रहे हैं हमारी एग की क्वालिटी कमजोर हो रही है। क्योंकि मैं आपको बेसिक समझाती हूँ, जब हमारा एग एक मंथ में जब एग निकलता है तो कुछ 10-15 एग्स, 8-10 एग्स में कंपटीशन होता है, और जो बेस्ट होता है वो ओव्यूलेट होता है, वो रिलीज होता है ना। उसमें तो हमने कंसीव किया नहीं, जो सबसे बेस्ट है वो ही तो आगे जाएगा लड़के, फिर वो वेस्ट हो जाता है क्योंकि हमने कंसीव नहीं किया। तो इस तरीके से जो बेस्ट एग्स होते हैं वो एज के साथ खत्म होते जाते हैं। जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी तो जो वीक एग्स, कमजोर एग्स रहेंगे वो रह जाएंगे, है ना। तो इस वजह से वो जो कमजोर एग्स रहेंगे उनसे जो बेबी बनते हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। तो इसीलिए बोलते हैं 20 to 30 की एज में हमें अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अपन देख रहे हैं आज की डेट में अपने को अपना करियर भी उसी एज में उसी टाइम पे बनाना है, वो हमारा पीक टाइम होता है कि हमें तो अपना करियर भी 25 to 35 के बीच में ही फीमेल्स करियर बनाती हैं। तो फिर भी जो फीमेल्स रहती है भाई कि नहीं हम प्रेगनेंसी नहीं ले सकते, हमें मतलब आगे अपना करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो एग फ्रीजिंग के लिए जा सकती है। ओके। वो अपने एग्स को फ्रीज कर सकती है। ओके। तो अगर मान लो कि वो 30-35 के बाद प्लान करती हैं प्रेगनेंसी, अगर वो कंसीव कर जाती है तो बहुत अच्छी बात है। पर बाय चांस अगर वो कंसीव नहीं कर पाती या कोई प्रॉब्लम आती तो वो उस एग को यूज कर सकती है। तो वो एक उनके लिए ऑल्टरनेटिव हो जाएगा, है ना। फिर जब उनका करियर होगा तब वो आराम से प्रेगनेंसी प्लान करें। बट फिर भी मैं सारी गर्ल्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि लाइक इवन आई हैव गॉन थ्रू द फेज, अगर आपको लगता है तो आप अपने करियर के साथ साथ भी अपना फैमिली प्लानिंग टाइमली करें। अगर आपको लगता है कि आपके सिर्फ 6 महीने 1 साल के ब्रेक से आप अपना फैमिली कंप्लीट कर सकती हैं, बेबी करने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, आपके हस्बैंड सपोर्टिव है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अननेसेसरी आज की जनरेशन स्ट्रेस बहुत लेती है कि हम बेबी कर लेंगे तो हमारा तो करियर खत्म हो जाएगा। ये कुछ नहीं होता। प्लीज़ अपनी फैमिली को भी, अपना करियर पे भी ध्यान दीजिए, फैमिली टाइमली प्लान कीजिए। अगर आपके हस्बैंड फैमिली सपोर्टिव है तो दे विल सपोर्ट यू टू टेक केयर ऑफ योर बेबी, और आपको दोनों मिल सकता है। अदरवाइज आप बाद में बहुत स्ट्रगल करते रहेंगे बेबी के लिए। मैम आपने करियर का बात किया, आपने बात किया कि आजकल जो विमेन हैं, जो यंग वुमेन है, बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा वो अचीव करना चाहते हैं बहुत कम टाइम में, राइट।
मैंने एक चीज़ और देखा है मैम, आजकल की जो जनरेशन है, जो जस्ट यंग जनरेशन किसकी बात कर रहे हैं आप बाहर जाते हैं, उनका जो लाइफस्टाइल, जो फूड हैबिट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आजकल ख़राब हो चुकी है इसके वजह से, राइट? काम करना है, दिन में करना है, रात में करना है, खाने का कोई टाइमिंग नहीं है। इसके एडिशनली मैंने देखा है फीमेल स्पेशली बहुत ज़्यादा स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग की ओर भी जा रही है। बिल्कुल करती हैं। करेक्ट। तो मैम इसका क्या इफेक्ट पड़ता है जब वो प्रेगनेंसी को प्लान कर रही होंगी या ऑलरेडी प्रेग्नेंट होंगी, तो इसमें उन पर क्या असर पड़ेगा और बेबी पे स्पेशली क्या असर पड़ता होगा? आज की डेट में इतना ज़्यादा वुमेन्स वर्किंग होती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, जिसको दूर करने के लिए या पीयर प्रेशर के कारण या एक सोसाइटी में खुद की पोजीशन बनाने के लिए या खुद को कूल शो करने के लिए वुमेन्स स्मोकिंग और ड्रिंकिंग एक्सेप्ट करती हैं या करती हैं, वो है ना। उनके फर्टिलिटी यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में और प्रेगनेंसी होने के बाद बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज जो स्मोकिंग और अल्कोहल रहता है वो आपकी डायरेक्टली एग क्वालिटी को अफेक्ट करता है। तो अगर वो एग की क्वालिटी को अफेक्ट करेगा तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। आपके यूट्रस के ब्लड सप्लाई और बहुत बॉडी के जो इन्फ्लेमेटरी और एंटी इन्फ्लेमेटरी कुछ ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जो बैलेंस्ड रहते हैं, तो वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स यानी कि हार्मफुल केमिकल्स को इंक्रीज कर देगा। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के आपको कंसीव नहीं करने देती हैं। अगर वो कंसीव कर भी जाती हैं तो एक तरफ से उनको जैसे ही पता चलता है कि वो कंसीव कर गए, उनको स्मोकिंग स्टॉप कर देनी चाहिए, अल्कोहल स्टॉप कर देना चाहिए। अच्छा, इसका कुछ टाइम पीरियड होता है? जैसे मैम अगर मेरे को पता चल गया कि आप प्रेग्नेंट हैं, हाँ, तो क्या उस दिन से मैं उसको लेना बंद करूं या मेरे प्रेगनेंसी यानी कि प्लान करने से पहले से मेरे को बंद करना पड़ेगा? देयर इज नो सेफ लेवल ऑफ अल्कोहल और स्मोकिंग इन द प्रेगनेंसी। ओके। अगर आपको लगता है कि अपने दिमाग में कि बस मुझे अब प्रेगनेंसी प्लान करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्मोकिंग छोड़ दो। ओके। अगर आप नहीं छोड़ पाए, आपको पता चल गया कि आप प्रेग्नेंट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्मोकिंग छोड़ दो। ओके। ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते में 1 सिगरेट या 2 सिगरेट भी पी ले, कोई भी सेफ लेवल नहीं होता है इनका, जैसा कि मैंने बताया। अगर आपने प्रेगनेंसी में कंटिन्यूसली स्मोक किया तो बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स बेबी पे हो सकते हैं, जैसे बेबी की ग्रोथ कम हो सकती है, बेबी मिसकैरेज हो सकता है, बेबी में बहुत सारे मेल फॉर्मेशन जिसे हम बनावटी खराबी बोलते हैं वो हो सकता है, बेबी के हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रेगनेंसी के समय मदर को ब्लीडिंग हो सकती है, प्लेसेंटल अब्रप्शन बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं नाल का फट जाना। बेबी मेंटली रिटार्डेड हो सकता है अगर हम स्मोकिंग और अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो, है ना। तो मैंने एक चीज़ जो ओपीडी में देखी है, कुछ पेशेंट्स आते हैं, दे आर सो मच स्ट्रेस्ड कि वो स्मोकिंग और अल्कोहल छोड़ नहीं पाते हैं। तो अगर ऐसा नहीं है तो वो अपने ध्यान को बटाने की कोशिश करें, जैसे कि वो रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन लें, अपने घर वालों के साथ ज़्यादा टाइम दें, स्ट्रेस में ना रहें, योगा ज्वाइन कर लें या मेडिटेशन कर सकते हैं, या आपने किसी फ्रेंड सर्कल बनाए जिनसे वो अपनी बात या अपने दिन भर की बातें डिस्कस करें, फेवरेट बुक्स पढ़े, म्यूजिक सुने, तो इनसे वो स्मोकिंग और अल्कोहल करना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। एक मेरे पास एक पेशेंट आई, वो बोलती है मैम स्मोकिंग स्मोकिंग नहीं छोड़ सकती, तो क्या मैं वेव्स यूज कर सकती हूँ या ई सिगरेट्स यूज कर सकती हूँ क्या? तो नहीं, ई सिगरेट्स भी सेफ नहीं, किसी भी तरह का स्मोकिंग, अल्कोहल, सब चीज़ इस तरह ई सिगरेट्स भी सेफ नहीं होता प्रेगनेंसी में। तो मैम इसी के लाइफस्टाइल के ही अराउंड एक और क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चंस एक्चुअली हमको हमारे व्यूअर्स ने ही पूछे हुए हैं, इसलिए मैं भी आपसे इसे खुल के पूछ रहा हूँ। काफ़ी सारे लेडीज़ ये जानना चाहते हैं कि काफ़ी सारी जैसे उनको पता चलता है, आजकल के ट्रेडिशन में क्या हो गया है, जैसे घर वालों को पता चलता है कि लड़की प्रेग्नेंट है या वो कंसीव करने वाली है, तो काफ़ी तरह के फूड उनको घरेलू नुस्खे वाले खिलाए जाते हैं, उससे लड़कियां क्या है काफ़ी वेट पुट ऑन कर लेती हैं। तो क्या ज़्यादा वेट होने से भी कैरेज में या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिक्कत होती है, या बहुत कम वेट होना ख़राब है? कुछ इसका मिडिल पॉइंट है कि इतना वेट हो तो अच्छा होता है? हाँ, प्रेगनेंसी में वेट ऑप्टिमाइजेशन, प्रेगनेंसी प्लान करने में या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट ऑप्टिमाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी एक लड़की अपना कोई भी प्रेगनेंसी प्लान करती है तो उसका वेट जो होना चाहिए वो उसका BMI, हम लोग यूजुअली वेट नहीं देखते क्योंकि एक हाइट के लिए एक पर्टिकुलर वेट डिसाइडेड है। मान लीजिए किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है तो उसका वेट ऑटोमेटिकली थोड़ा ज़्यादा होगा बिकॉज उसकी बोन्स की वेट होंगी, तो हम लोग BMI कैलकुलेट करते हैं जिसका मतलब है हाइट और वेट का रेशियो। करेक्ट। तो वो BMI कितना होना चाहिए, तो वो यूजुअली 18 to 25 के बीच में होना चाहिए। अगर 18 से कम है मतलब उसका वेट बहुत कम है, शी इज़ अंडर वेट। 18 to 25 से ज़्यादा है उसका BMI मतलब शी इज़ ओवर वेट, है ना। तो 18 to 25 कोशिश करना चाहिए हर फीमेल्स को कि उनका BMI रहना चाहिए। तो क्योंकि अगर मान लीजिए एक ज़्यादा BMI है, वेट ज़्यादा है, वो प्रेग्नेंट पेशेंट कंसीव करती है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, और बच्चे को डायबिटीज़ होना,
और मिसकैरेज रेट होना, बच्चे में हार्ट में प्रॉब्लम आना, ये सब वेट की वजह से हो सकता है। करेक्ट। तो इसको क्या हम घर पे भी मेजर कर सकते हैं कि इसके लिए भी डॉक्टर्स को कंसल्ट करना पड़ता है? डॉक्टर्स को जब आप अपनी फर्स्ट विजिट पे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका हाइट और वेट लेते हैं, जिससे कि वो आपका BMI कैलकुलेट करते हैं। ओके। तो ये तो हुआ ओवरवेट। अगर पेशेंट अंडरवेट है तो उसके भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे का माँ अगर अंडरवेट है तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली अंडरवेट रहेगा, ओके। है ना। तो उसमें क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, बच्चे का पानी कम हो जाता है, मदर का सिजेरियन रेट इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अंडरवेट और ओवरवेट होने से। ओके। और मैम इसमें स्लीप का क्या रोल होता है? मैंने सुना है कि किसी एक पर्टिकुलर आवर्स का हमारी जो वुमेन होती है उसको स्लीप भी चाहिए होता है। क्या इससे भी बच्चे में स्ट्रेस लेवल या ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम आता है? बिल्कुल। हम लोग प्रेगनेंसी में रिकमेंड करते हैं एक प्रेग्नेंट वुमेन को 8 to 10 आवर्स की स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Okay. इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब मदर 8 to 10 आवर्स की स्लीप रहती है तो जो मदर की बॉडी रहती है वो खुद भी रिकवर होती है, और बेबी को सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन और ब्लड फ्लो उसी टाइम पे जाता है जब मदर रेस्ट कर रही होती है। बाकी टाइम पे जब मदर काम कर रही होती है तो उसकी बॉडी का ध्यान इधर उधर बहुत जगह रहता है, तो उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन और ब्लड फ्लो बेबी को नहीं जाता। जब मदर रेस्ट कर रही होती है तो मदर की पूरी बॉडी जो रहती है बच्चे को ग्रो करने में अपना न्यूट्रिशन, अपना ध्यान लगाती है। Okay. और 8 to 10 आवर्स अगर मदर स्लीप करेगी तो उसका स्ट्रेस कम होगा। करेक्ट। उसका स्ट्रेस अगर कम होगा तो जो हार्मफुल केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं वो नहीं रिलीज होंगे, तो जिसके कारण बेबी प्रॉपर ग्रोथ करेगा, मदर की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ओके। ओके। इसलिए मैं सारी प्रेग्नेंट वुमेन से रिक्वेस्ट करूंगी 8 to 10 आवर्स स्लीप बिल्कुल लेनी है प्रेगनेंसी ओके। में। ये काफ़ी सारे वुमेन्स को मैंने देखा है कि खासकर प्रेगनेंसी में वो वर्क भी करती हैं। बिल्कुल। आजकल तो एक कल्चर आ गया है कि वो मैटरनिटी लीव ले लेती हैं लेकिन वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है उनको। तो क्या जैसे फिजिकली अगर वो नहीं जाती हैं तो क्या लैपटॉप पे बैठ करके फ़ोन पे काम करना ये भी स्ट्रेस लेवल को ही बढ़ाता है? नहीं, अगर वो चाहती हैं कि वो घर से कंफर्टेबली, जितनी देर वो कंफर्टेबल है, ऐसे हम प्रेगनेंसी में कुछ फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं बताते कि आपको 8 घंटे काम करना है, 4 घंटे काम करना है, 2 घंटे काम करना है। हर प्रेग्नेंट वुमेन की कैपेसिटी अलग अलग होती है, कोई ज़्यादा कर लेता है, कोई कम कर लेता है। तो जितना आपसे हो पा रहा है उतना ही कीजिए। खुद को फोर्स नहीं करना है कि आई विल गो एक्स्ट्रा माइल और मैं ये भी कर लूँ, नहीं। अगर आपको लगता है मैं 2 घंटे कर ली बस, अब मैं थक गई, तो बस। किसी को लगता है 4 घंटे तो 4 घंटे। Okay. पर हम ये रिकमेंड करते हैं 4 to 6 आवर्स से ज़्यादा प्रेगनेंसी में काम यूजुअली नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आप फिजिकली बर्न आउट हो जाते हो। ओके। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता Okay. है ना। और स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपको प्रेगनेंसी में थोड़े आईज में भी चेंजेस होते हैं, तो आपको आई से वाटर डिस्चार्ज होने लगेगा, आई पेन होता है, हेडेक होने लगेगा। हेडेक होने लगता है। करेक्ट। सो दिस इज नॉट गुड। 2 to 3 आवर्स और 4 आवर्स मैक्सिमम ऑफ स्क्रीन टाइम इज रिकमेंडेड इन प्रेगनेंसी। मैम हमारे कुछ व्यूअर्स हैं उसमें से किसी ने कमेंट किया था। एक्चुअली एक लंबा चौड़ा उनका कमेंट था, मुझे याद आ रहा है। उसमें उन्होंने एक फ्रेंड का उन्होंने अपने फ्रेंड का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कपल काफ़ी साल से मैरिड है और वो पिल कंट्रोल में थे, किसी तरह की दवाइयाँ लेते थे वो, जिससे कि उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। वो जानबूझ के उन्होंने लिया था और अपने डॉक्टर की सलाह पे लिया था। ठीक है। तो वो पूछना चाहते हैं कि ये जो पिल्स होते हैं इन्हें कब रोकना चाहिए? जैसे अगर हम प्रेगनेंसी अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो कितने महीने या कितने दिन पहले हम इस तरह के पिल्स को लेना बंद कर दें ताकि हम एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी में एंटर कर पाएँ? जो वो कपल पिल्स ले रहा था उसे हम कहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां। जब भी एक कपल प्रेगनेंसी प्लान नहीं करता तो वो ये पिल्स लेता है। ये यूजुअली 21 डेज की पिल्स होती है। जब आपने सोचा कि अब हमें प्रेगनेंसी करनी है, आप इमीडिएटली वो पिल्स स्टॉप कर दे। उस पिल्स का कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता कि आपने पिल्स स्टॉप किया तो इतना टाइम लग जाएगा आपको कंसीव करने में, नहीं। अगर आपने पिल्स इस मंथ स्टॉप किया तो हो सकता है आप नेक्स्ट मंथ कंसीव कर जाए। तो इसका ऐसे कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता। इसमें एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगी, एक इंजेक्शन आता है अंतरा इंजेक्शन। जो इंजेक्शन यूजुअली हर 2 to 3 मंथ्स में महिलाओं को लगता है, वो भी गर्भ निरोधक इंजेक्शन रहता है। लेकिन वो इंजेक्शन अगर आप लगवाते हैं तो वो इंजेक्शन बंद करने के बाद आपको किसी महिलाओं को 6 महीने से साल भर भी लग जाता है रिटर्न टू फर्टिलिटी, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव होने में। तो ऐसा कुछ पिल्स के साथ नहीं है। पिल्स और कॉपर टी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसमें किसी तरह का साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता है? नहीं, पिल्स के यूजुअली बस जब भी आप लेंगे किसी को वॉमिटिंग होती है, हल्का फुल्का हेडेक हो सकता है, थोड़ा ब्लोटिंग जिसे हम बोलते हैं गैस बनना या शरीर फूला फूला सा लगना, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स होती है। अदरवाइज पिल्स के साथ कोई साइड इफेक्ट नहीं होती। अगर आपने डॉक्टर से पूछ के लिया है तो कभी भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियां खुद से नहीं लेनी। क्योंकि कुछ पॉपुलेशंस या कुछ पेशेंट्स में हम वो पिल्स जो है रिकमेंड नहीं करते। अगर एक डॉक्टर आपको दे रहा है तो वो आपकी प्रॉपर फैमिली हिस्ट्री, आपकी पास्ट हिस्ट्री पूछ के ही आपको वो मेडिसिन देगा। डायरेक्टली कभी नहीं देता, इसलिए खुद से कभी भी नहीं लेना है। नहीं तो इससे कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो
सीरियस हो सकते हैं। मैम इसी के रिलेटेड मैंने एक और क्वेश्चन देखा था। ठीक है, कुछ लोग ये दिमाग में है जैसे कि कॉन्डम यूज़ करते हैं काफ़ी लोग अपने गर्भ को रोकने के लिए, राइट? लेकिन ये पिल्स और कॉन्डम में क्या अंतर है और किस तरह के यानी कि कपल्स को इसको यूज़ करना चाहिए? कॉन्डम और पिल्स दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं, है ना। एक तो कॉन्डम मेल्स यूज़ करते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फीमेल्स यूज़ करती हैं। ओके। ठीक है, कॉन्डम्स बेरियर कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं, मतलब ड्यूरिंग सेक्स मेल्स उसको यूज़ करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि यूज़ नहीं कर पाते, कभी कभार ऐसा होता है यूज़ करते हैं वो रप्चर हो जाता है, या कॉन्डम कभी कभी लीक कर जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्डम का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा फेलियर रेट है उसका 7 to 14%। लेकिन अगर फीमेल्स एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को टाइमली लेती हैं, रोज एक पिल्स, जैसे कि डॉक्टर ने बताया, हम उसको एक लेने का तरीका होता है कि पीरियड्स के फर्स्ट 5 डेज में ही लेना रहता है, एक दिन का गैप भी नहीं होना चाहिए। अगर वो रेगुलर लेती है तो उसकी एफिकेसी अच्छी होती है, तो उसमें वो ओव्यूलेशन यानी कि एक फीमेल के एग को बनने ही नहीं देती, तो उसके कारण उसके एग्स बनेंगे ही नहीं, तो वो कंसीव नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, अगर उस फीमेल ने 1 या 2 दिन भी वो गोली मिस की तो हो सकता है उसका पूरा मंथ वेस्ट हो जाए। उसमें भी हमें तरीके होते हैं, अगर आपने 1-2 को पिल्स मिस किया तो क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये आपको आपके डॉक्टर अच्छे से सलाह देते हैं। इसीलिए कभी भी आप एज अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो डॉक्टर का प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लें, प्रॉपर समझें कि वो कब और किस कंडीशन में फेल हो सकती है। तो कुछ पेशेंट्स होते हैं ना, वो इतना टीडियस जॉब नहीं करना चाहते कि हम इतना लंबा मेडिसिन नहीं खाना चाहते, तो दे चूज कॉन्डम। ओके, यही मिसकंसेप्शन बहुत सारे लोग, काफ़ी सारे लोग वही डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं, या उनको शायद डर लगता होगा अलग से गोली खानी पड़ती है सर, इसलिए दूसरा मेथड वो ज़्यादा ऑप्ट करते होंगे। यूजली मोस्ट कॉमनली जो हम भी देखते हैं हमारे ओपीडीज में, दे प्रेफर कॉन्डम एज अ कॉन्ट्रासेप्शन, या फिर कॉपर्टी डलवा लेते हैं। मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का ट्रेंड इस एरिया में नहीं देखा है, टू यूज इट एज अ पिल, एज अ गम निरोधक। लेकिन दोनों ही अपने हिसाब से सेफ है और अपने हिसाब से कोई भी कपल का चाहे तो उसको ले सकता है। तो कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। करेक्ट, वो तो कॉन्डम तो आप जस्ट वेयर कर रहे हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इट्स जस्ट दैट कि वो लीक, रप्चर और स्किन इरिटेशन ये सब होता है। कॉन्डम इज वेरी गुड बिकॉज वो आपको कॉन्ट्रासेप्शन के साथ साथ सेक्सुअली शेयर्ड इन्फेक्शंस जो होते हैं उससे भी प्रिवेंट करता है। करेक्ट। मैम इसके आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस इसके फॉलिक एसिड के लिए आ रही थी। तो ये क्या होता है और इसमें इस मदर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है? मदर के लिए क्या, फॉलिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है तो हम उसे फॉलिक एसिड शुरू कर देते हैं पहले से ही। क्यों? क्योंकि बेबी में कुछ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बनने के चांसेस रहते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि प्रेग्नेंट जो वुमेन्स रहती हैं उनमें जनरली फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी मानी जाती है क्योंकि उनकी डाइट प्रॉपर नहीं होती। तो वो बच्चों को जाके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हाइड्रोकेफेलस हो गया और स्पाइना बाइफिडा, बहुत सारे टर्म्स हम लोग जो यूज़ करते हैं, कुल मिला के उनको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहा जाता है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम मदर्स को फॉलिक एसिड देते हैं। यूजुअली जो रिकमेंडेड डोज होती है दैट इज़ 400 माइक्रोग्राम्स, है ना। लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जैसे जो हाई रिस्क होती है, जिनको पहले बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, वो हम सिलेक्ट करते हैं तो उनको हम लोग 5 मिलीग्राम डोज में देते हैं। ओके। और ये मैम फॉलिक एसिड जैसे नॉर्मल डाइट से पूरा नहीं होता है, इसके लिए पिल से लेना पड़ता है क्या? नॉर्मल डाइट से यूजुअली जो हमने देखा है डेफिशिएंसी होती है इंडियन फीमेल्स में, इसलिए हम देते ही देते हैं। तो किसी कुछ तरह का फूड है जिसको आप रेकमेंड करना चाहे जो वो करे तो शायद? हाँ, जैसे कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, सब्जियां ज़्यादा खाएं तो उनसे फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी कम हो सकती है। करेक्ट। ओके। और जैसे जब भी कोई पेशेंट आती है कि हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो हम यूजुअली उनको फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देते हैं, या हमें जैसे ही पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं तो हम इमीडिएटली फॉलिक एसिड यूजुअली फर्स्ट 3 मंथ्स देते ही देते हैं। मैम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे फीमेल्स में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये वो थायराइड उनका जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो मैम ये क्या होता है और कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? सी थायराइड, एक तो मैंने इस बेल्ट में काफ़ी देखा है, काफ़ी लोग हाइपोथायराइड होते हैं यहाँ पे, मे बी प्रॉपर नमक का इंटेक नहीं होगा या जो भी, ये तो रीज़न तो मैं नहीं जान पाई। तो अगर प्रेगनेंसी में क्या होता है, मदर के जो थायराइड हार्मोन है फर्स्ट 3 मंथ्स, उसमें उसको बेबी के थायराइड को भी सपोर्ट करना होता है क्योंकि बेबी अपना थायराइड हार्मोन नहीं बना पाता। तो मदर का थायराइड बेबी के थायराइड को भी सपोर्ट करेगा और मदर के भी करेगा। तो इसलिए ज़्यादातर फीमेल्स को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, जिसे हम जेस्टेशनल हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं हमको तो पहले थायराइड नहीं था, अभी कैसे निकल गया? क्योंकि आपकी बॉडी को बेबी के थायराइड को भी तो सपोर्ट करना है ना। करेक्ट, दो जान है एक साथ। 2 जान है। तो इसलिए हम लोग यूजुअली जब भी एक प्रेग्नेंट पेशेंट पहली बार आती है तभी हम थायराइड का टेस्ट करा लेते हैं। तो अगर शुरू के 3 मंथ्स में जो TSH होता है एक टेस्ट, वो अगर आपका 2.5 से ज़्यादा आ रहा है तो हम आपको थायराइड की मेडिसिन स्टार्ट करते हैं।
उसके बाद हम यूजली मंथली थायराइड रिपीट कराते रहते हैं। अगर वैल्यू नॉर्मल आती रहती है, लेस देन 3 आती है, शुरू के 3 महीने में तो 2.5 लेते हैं, बाकी के नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम लोग 3 लेते हैं। तो अगर हमारी वैल्यू उस रेंज में रहती है तो हम सेम डोज कंटिन्यू करते हैं। अगर थायराइड फिर भी नहीं कंट्रोल होता तो हम डोज बढ़ाते हैं। इस तरीके से हम मंथली टेस्ट करते हैं। अगर आप पहले से थायराइड ले रहे रहते हैं, उसमें आपका थायराइड कंट्रोल है, मतलब मान लीजिए कोई पेशेंट पहले से हमारा लेके आ रही है थायराइड की गोलियां, हमने थायराइड कराया, वो 2.1 आया, लेस देन 2.5 है, नॉर्मल है, तो हम सेम डोज कंटिन्यू करते हैं। वी यूजली डोंट इंक्रीज द डोज। तो ये काफ़ी कॉमन सेटिंग है, common है, हाँ। बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगे कि थोड़ा तो हम 225 माइक्रोग्राम इंक्रीज कर देते हैं, अदरवाइज हम सेम डोज कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर कुछ के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने थायराइड का ट्रीटमेंट नहीं लिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है बेबी के लिए। ओके, मदर के लिए भी डेंजर होता होगा? मदर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट, वो फर्क नहीं पड़ता थायराइड का, होता है अगर बहुत सीवियर हो जाए तो। ओके, अदरवाइज बेबी के लिए हो सकता है, बेबी को मेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि शुरू के 3 मंथ्स में बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए थायराइड चाहिए ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, और उस समय ही मदर ने थायराइड सप्लीमेंट नहीं लिया तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, पूरी जिंदगी बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, ऐसा हमने देखा है। और ये रिवर्स नहीं हो सकता? नहीं, कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म एक बार बेबी को हो गया, हमने ट्रीट नहीं किया, तो लॉन्ग टर्म बेबी को मेंटल रिटार्डेशन होता है। इसलिए थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है शुरू में कराना। तो मैम आपने मेंशन किया कई बार क्या होता है प्रेगनेंसी के भी अराउंड थायराइड हो जाता है, तो क्या प्रेगनेंसी पीरियड खत्म होने के बाद ये चला जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, फिर नॉर्मल हो जाती है? हाँ बिल्कुल। अगर हमने शुरू के प्रेगनेंसी में ही पेशेंट को जेस्टेशनल हाइपोथायराइडिज्म जो मैंने बताया वो प्रेगनेंसी में ही डायग्नोज हुआ है, तो यूजली हम लोग प्रेगनेंसी डिलीवरी के 6 वीक्स तक सेम मेडिसिन कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद थायराइड का टेस्ट कराते हैं, अगर वो नॉर्मल आता है तो मेडिसिन बंद कर देते हैं। ओके मैम, ये तो जैसे कि प्रेगनेंसी आती है तो बहुत सारे शरीर में चेंजेस होते हैं, करेक्ट? बहुत सारी नेचुरल चीज़ें होते हैं, उसमें से एक चीज़ होता है ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, कई सारी मदर्स को ब्रेस्ट फीड करने में भी दिक्कत जाती है, बहुत दिक्कत, ठीक है? तो क्या इसमें भी कुछ लाइफस्टाइल उनकी दिक्कत होती है या बच्चों में ही कुछ दिक्कत? ये क्यों होता है? क्योंकि ये तो काफ़ी नेचुरल प्रोसेस होता है ना, बच्चे आने चाहिए, दूध आना चाहिए, लेकिन मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो ये क्या दिक्कत है? फीमेल को लगता है कि मतलब जब वो प्रेग्नेंट रहती है कि ब्रेस्ट फीडिंग विल बी अ वेरी स्मूथ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जॉली मॉली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत टेरिबल एक्सपीरियंस होता है फॉर सम वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग। बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग एक वुमेन चाहती है अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा पाए, है ना, मतलब इट्स अ नेचुरल थिंग। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम फीमेल्स को आती है क्योंकि किसी का मिल्क नहीं बनता, थोड़ा टाइम लगता है मिल्क फॉर्मेशन में। एक मैं छोटा सा प्रोसेस समझाना चाहूँगी कि एक्चुअली ब्रेस्ट मिल्क बनता कैसे है। शुरू के 9 महीने मदर के जो हार्मोन्स रहते हैं वो इतने ज़्यादा रहते हैं कि एक प्रोलैक्टिन हार्मोन रहता है, उसको सप्रेस करके रखते हैं फीमेल की बॉडी में ताकि दूध ना बने। प्रोलैक्टिन हार्मोन ही बेसिकली लैक्टेशन यानी कि ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे ही डिलीवरी होती है तो हम प्लेसेंटा को आउट करते हैं, फूल जो बोलते हैं, तो उससे जो हार्मोन्स रहते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वो गिर जाते हैं और प्रोलैक्टिन एकदम से बढ़ जाता है, जिसके कारण फीमेल्स को इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी लैक्टेशन शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट मिल्क आना। यूजुअली ये ना दूसरे से तीसरे दिन बाद आता है। जैसे आज आपने डिलीवर किया तो आज ही के आज मिल्क नहीं आएगा, 48 to 72 आवर्स लगता है एक महिला को दूध बनने में या स्टार्ट होने में लैक्टेशन। और उसके बाद वेल स्टेब्लिश मतलब अच्छे से फ्लो कब आएगा, हफ्ते से 10 दिन लग जाते हैं। तो महिला क्या उस हफ्ते से 10 दिन में घबराने लगती है, हमारा तो दूध नहीं आ रहा, अब आएगा ही नहीं क्या। आप उसी चीज को और स्ट्रेस लोगे, आपने स्ट्रेस लिया तो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन फिर कम हो गया, तो आपको और मिल्क नहीं आएगा। जितना आप स्ट्रेस लोगे उतना मिल्क नहीं आएगा, इसीलिए स्ट्रेस लेती रहती है और मिल्क नहीं आता। आप छोड़ दो, अगर आपने बेबी बर्थ किया है तो आपको मिल्क तो आएगा ही, कोई भी रोक ही नहीं सकता, है ना। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई स्ट्रेस। दूसरा प्रॉपर डाइट नहीं होती, क्यों? क्योंकि महिलाएं घर की ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, सर्दी लग जाएगी, दूध नहीं पीना है, टांके पक जाएंगे। दूध इंपॉर्टेंट होता है, मदर मिल्क नहीं लेगी तो बेबी को कहाँ से पिला पाएगी, उसको मिल्क आएगा ही नहीं, न्यूट्रिशन पूरा नहीं होगा, डबल न्यूट्रिशन लेना ही पड़ता है उस टाइम। पानी नहीं पीने देती शरीर फूल जाएगा। अगर माँ का जो दूध कहाँ से बन रहा है, आपके शरीर के पानी से ही तो बन रहा है। करेक्ट। आप उनको पानी नहीं पीने दोगे तो वो मिल्क कहाँ से बनाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। आपको डाइट चाहिए, जैसे सौंफ हो गया, जीरा हो गया, अजवाइन हो गया, जितने भी सीड्स आते हैं ये सब क्या है, मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और ये सब तो प्रेग्नेंट वुमेन खाती ही नहीं है। कहाँ से मिल्क आएगा। करेक्ट। और एक तरफ से एक अच्छी चीजें भी करती हैं जो घर की महिलाएं, कुछ लड्डू खिलाती हैं, उससे मिल्क आता है लेकिन सौंफ के लड्डू हैं क्या? सौंफ के लेकिन वो कब खिलाती है, डिलीवरी के 10-15 दिन बाद। पहले क्यों नहीं खिलाती, दिक्कत आने की संभावना रहती है, मतलब उनको लगता है टांके पक जाएंगे, ये हो जाएगा, तो इसलिए वो शुरू के 10-15 दिन थोड़े से डिफिकल्टी रहते हैं। कुछ नहीं खाते पीते तो मिल्क नहीं आता। अच्छा मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स के में भी देखा हुआ है,
कुछ मेरे फ्रेंड्स रहे हैं, उनकी भी शादियां हो चुकी है। क्या होता है कि उनके मिल्क प्रोडक्शन में कंटिन्यूसली दिक्कत आता है, जैसे आपने बताया सप्ताह भर कुछ 2-4 दिन लगता है, लेकिन उसके बाद भी प्रोडक्शन नहीं होता है मिल्क का, किसी कोई कॉम्प्लिकेशन है, चाहे एज हो चाहे लाइफस्टाइल चॉइसेस हो, जो भी हो, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन मदर का होता ही नहीं है। तो सेकेंड लाइन ऑफ फीडिंग क्या होनी चाहिए? मतलब जैसे कि होता है कि गाय के दूध या भैंस का दूध काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं, फिर काफ़ी लोग फार्मूला मिल्क पे भी जाते हैं। तो अगर मदर का नेचुरल मिल्क अगर उसको नहीं मिल रहा है, तो आप क्या प्रेफर करें? क्या उनको सेकंड देना चाहिए मिल्क के जगह पे? मदर का मिल्क तो तब आएगा जब वो लैच कराएगी। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज आप लैच कराओ। जितना मदर्स लैच कराएंगी तो उतना फीडिंग आते रहेगा। लैच नहीं कराएगी तो नहीं आएगा। तो लैचिंग प्रॉब्लम्स आती है मदर्स और बेबी में। तो क्या है, फॉर्मूला मिल्क देना है। काउ मिल्क 1 साल तक नहीं देना, क्योंकि जो फॉर्मूला मिल्क होता है वो मोर और लेस मदर मिल्क के कॉम्पोजिशन के इक्वली होता है, सिमिलर होता है बिल्कुल, है ना। तो अगर आप मदर मिल्क नहीं दे पा रहे हो तो नेक्स्ट हमेशा ब्रेस्ट मिल्क बेस्ट है। काउ मिल्क नहीं देना है तो क्यों? क्योंकि काउ मिल्क में जो है वो एक बछड़े के लिए बना होता है। बछड़े को डिलीवरी के तुरंत बाद खड़े होके दूध पीना रहता है। उसमें क्या है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। वो हमारा जो बेबी है, ह्यूमन बेबी, वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। वो तो किडनी डैमेज के थोड़े चांसेस रहते हैं। उसमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सोडियम पोटेशियम होता है जो हमारे बेबी के लिए ठीक नहीं होता। करेक्ट, क्योंकि वो गाय का दूध है तो ऑब्वियसली वो अपने बच्चे के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। करेक्ट, नेचर ने उनके बेबी के लिए बनाया है। अगर आप उसको अपने बेबी को दोगे तो कुछ तो कॉम्प्लिकेशन ऊपर नीचे होगा। तो बेटर ये होता है कि फॉर्मूला मिल्क को फॉर्मूला फीडिंग देना है, क्योंकि वो तो हमने बनाया ना ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग। तो मदर्स मिल्क इज द बेस्ट, नेक्स्ट फॉर्मूला फीड एंड देन काउ मिल्क आफ्टर 1 ईयर। ओके मैम, ठीक है। इसके बाद काफ़ी सारे लोग के पास इसका भी मिथ है, काफ़ी सारे लोग जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग वर्सेस बॉटल फीडिंग। काफ़ी लोग मदर लोग होती हैं, काफ़ी बिजी हो जाती हैं या किसी भी काम से, वो ब्रेस्ट फीडिंग कई बार नहीं करा पाते मिल्क आने के बाद भी। बिल्कुल। तो वो क्या करती हैं कि वो बॉटल फीड करा देते हैं। कई सारी मशीन्स आते हैं जिससे कि मिल्क को एक्सट्रैक्ट करके वो बॉटल पर डाल के दे देते हैं। तो इस दोनों में क्या कुछ डिफरेंस होता है? क्या बच्चे के बिहेवियर ग्रोथ में दिक्कत आता है? बहुत बड़ा डिफरेंस। जैसे वर्किंग वुमेन क्या करती हैं, ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती, पंप करती है, रख देती है, किसी और को बोलती है तुम पिला देना। करेक्ट, ठीक है। अगर वो काम कर रही है, नहीं जेन्युइनली नहीं करा पा रही तो ठीक है। कुछ लोग क्या करती है, बैठी नहीं, हम ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत टाइम लगता है, पंप करके दे दिया, फीडिंग करा दो फादर को या वो नहीं। क्योंकि जब एक मदर के ब्रेस्ट को सक करता है तो उसका जो सलाइवा होता है या उसके मुंह के आसपास जो बैक्टीरियाज रहते हैं वो मदर के ब्रेस्ट के थ्रू मदर के ब्लड में जाते हैं और वो एंटीबॉडीज बनाती है। तो बच्चे को वो इम्यूनिटी मिलती है उसके वो मिल्क के थ्रू, क्योंकि वो एंटीबॉडी बना रही है। बच्चे का जो सलाइवा है वो ब्रेस्ट में लग रहा है ना। तो वो इम्यूनिटी आपको बॉटल फीड से नहीं मिलेगी, है ना, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि बच्चे को, जैसा बच्चा सक करता है एरियोला से, तो सिग्नल जाता है मदर को कि बच्चे को किस टाइप का मिल्क चाहिए, तो उस टाइप का मिल्क ब्रेस्ट मिल्क बनाने लगता है। मतलब उसके हिसाब से वो ढल जाता है। के हिसाब से मदर की बॉडी मिल्क बनाती है। वो तो बॉटल फीडिंग में नहीं मिलेगी, वो तो निकाल के दे दिया। आपकी बॉडी को कैसे पता चलेगा कि बच्चे को कैसा मिल्क चाहिए? करेक्ट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बन पाती। इम्यूनिटी और टाइप ऑफ मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे, बॉटल फीड करा रहे हो। ओके, ठीक है मैम। एक और प्रॉब्लम मैम आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है अनफॉर्चुनेटली इंडिया में, खास करके एक सर्वाइकल कैंसर बोल करके एक बहुत कॉमन इश्यूज फीमेल्स में आने लगी है। तो ये क्या होता है, और ये जो प्रेगनेंसी के टाइम ज़्यादा कॉमन है क्या ये, या इससे पहले भी होता है? इसको पहले से प्रिवेंट कर सकते हैं? सर्वाइकल कैंसर आज की डेट में बहुत इंक्रीज हो रहा है और ट्रस्ट मी, इस बेल्ट में मैं बहुत सारा सर्वाइकल कैंसर के केसेस देख रही हूँ। यूजुअली ये क्यों होता है? क्योंकि पुअर हाइजीन। फीमेल्स यूजुअली क्लीनलीनेस नहीं रखती, उनको पेरिनियल हाइजीन नहीं पता, सेक्सुअल हाइजीन नहीं पता, मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं पता। तो इस वजह से वो हाइजीन नहीं रखने की वजह से वो एक वायरस होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उससे इन्फेक्ट हो जाती हैं। वो तो होती कब है? यंग एज में इन्फेक्ट होती हैं। और उनका कैंसर कब बनता है? ओल्ड एज में, 60-70 की एज में। अच्छा, है ना। तो इस कैंसर को अगर हम प्रॉपर अपना हाइजीन रखेंगे तो हमें ये इन्फेक्शन होगा ही नहीं। और अगर अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखेंगे तो वो वायरस इन्फेक्ट कर भी गया तो भी डिजीज डेवलप नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी, हाइजीन तो हमने अच्छा रखा नहीं, वायरस इन्फेक्ट कर गया। इम्यूनिटी अच्छी रखी नहीं तो वायरस डिजीज कॉज कर गया। समझ रहे हैं? तो इस वजह से कैंसर हो जाता है। तो इसके लिए सर एक बहुत अच्छी वैक्सीन भी आती है सर्वाइकल कैंसर के लिए, जो यूजुअली यंग गर्ल्स में लगाई जाती है, 9 to 14 ईयर्स की गर्ल्स में। अच्छा। लेकिन 35 to 40 ईयर्स की फीमेल्स भी लगवा सकती है ये वैक्सीन। तो इससे सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन होता है।
ओके, यानी कि इसको लगाने के बाद भी ऑब्वियसली हाइजीन तो मेंटेन करना हाँ, ही है। लगाने के बाद भी हाँ, आपको हाइजीन तो रखना ही रखना ही है, है। इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, अपने ओके। कैंसर टेस्ट भी कराना है, लेकिन ये आपको प्रिवेंट करता है। 3 ओके डोजेस ओके होते हैं इस वैक्सीन के, ओके गार्डासिल, सर्वरिक्स, नैनोवेलेंट 9, 3-4 टाइप के वैक्सीन आते हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं, हर गर्ल्स को लगवाना चाहिए, हर वुमेन को लगवाना चाहिए। ये 3 डोज आपने बताया, इसका कुछ टाइम पीरियड होता है? टाइम होता है, एक पहला लगेगा, उसके 1 महीने के 1 महीने या 2 महीने के बाद, वो वैक्सीन टू वैक्सीन पे डिपेंड करता है, और थर्ड डोज लगता है वो 6 मंथ्स के बाद लगता है। ओके। मैं कुछ सिम्टम्स भी बताना चाहूँगी सर्वाइकल कैंसर के। जैसे कुछ फीमेल्स को अगर गंदा पानी जा रहा है, ब्लीडिंग हो रही है अनयूजुअल, या सेक्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ही गंदा सा डिस्चार्ज आ रहा है, लोअर एब्डोमेन में कभी हमेशा पेन रहता है, तो ये सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। ओके। अगर आपने प्रॉपर स्क्रीनिंग कराई है ना, सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट कराया है, तो ये ऐसा कैंसर है जिसको आप 8 से 10 साल पहले पकड़ सकते हो। ओके। ये कैंसर ऐसा नहीं कि आप आज पकड़े और मतलब आज हुआ और आज पकड़े, नहीं, आपने 10 साल बाद होने वाला है तब आज पकड़ सकते हो आप। ओके। इसीलिए मैं सब वुमेन को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ ये वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाने के बाद भी अपनी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग का टेस्ट कराते रहें। ओके। तो आप कैंसर से बच सकते हैं, नहीं तो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होता है, ये कैंसर परेशान कर देता है। मैम, और एक बहुत मैं कहूँगा कि एक डार्क साइड ऑफ सोसाइटी भी है। काफ़ी लोग प्रेगनेंसी यानी कि एक्चुअल डिलीवरी के डे से पहले शायद जानना चाहते हैं कि उनका गर्ल बेबी है या बॉय बेबी है, राइट? ये एक डार्क साइड है हमारे सोसाइटी का, लेकिन ये काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं लोगों के भी, राइट? क्या कोई तरीका है जिससे कि आप देख के या किसी टेस्ट से बता सकते हो कि लड़का है या लड़की? ये क्या हो सकता है? क्या करना चाहिए लोगों को, ये इसके बारे में भी आप बताएं। देना भी इलीगल होता है एक्चुअली। सी, अच्छा। गर्ल्स एंड बॉयज तो इक्वल हैं आज की डेट में, जैसे हमारी सोसाइटी ग्रो कर रही है, तो हमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। ऐसे तो हम लोग एज अ डॉक्टर हम कभी कोई टेस्ट नहीं करते हैं, कभी कोई टेस्ट नहीं करते जिससे हम पता लगा सके लड़का या लड़की। हम जो भी स्कैन्स करते हैं, जो भी ब्लड टेस्ट करते हैं, ऐसा कोई भी टेस्ट हम कभी नहीं करेंगे जिसमें कि हम पता लगा सके। फिर भी कुछ टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें पता चलता है लड़का या लड़की है ना। बाकी ऐसे कोई ब्लड टेस्ट नहीं होते हैं जिससे हम पता लगा सकें कि टेस्ट होता है कि लेकिन नेचुरली ऐसे कुछ देख के, या बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी के बाद पेट का जो कर्व होता है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, क्या झुका, ये सब देख कर काफी कर लो आप। अच्छा। मैंने भी, हमारे साथ भी बता कि तुम्हारा पेट तो ऊपर से नीचे की तरफ झूला हुआ है, तो लड़का होगा, नीचे से ऊपर है लड़की होगी, इसका तो रंग गोरा हो गया है, निखारा गया तो लड़का होगा, कलर डल हो गया तो लड़की होगी। ये बहुत सारे मिथ्स रहते हैं। शेप ऑफ अम्बिलिकस को लेके, नाभि का शेप ऐसा हो गया ना, लड़की होगी या लड़का, ये सब मिथ्स होता है। ये सब ऐसा ये कुछ कोई नहीं तरीका होता। नहीं है, ये सब आप जितना खेलना है खेल लो, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। टाइम पास कर लो, वो एक गेम होता है ना कि ये कि हमने तो ये बोला था, ऐसा हुआ, वो बस अपने लिए है, जस्ट फॉर फन। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी इन चक्करों में ना पड़े। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये कि कम से कम नेचर ने कोई डिफरेंस नहीं रखा। आपने कभी नहीं बता पाओगे कि क्या होना, आप चाहे जितने गेस कर लो। करेक्ट। हाँ, तुक्का जरूर लग जाएगा। लग जाएगा। ठीक है मैम, इसी के अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरह का डिलीवरी ज़्यादा सेफ होता है या क्या प्रेफर करना चाहिए। एक होता है सिजेरियन, एक होता है नेचुरल, राइट? तो ये दोनों टाइप की डिलीवरी क्यों एग्जिस्ट करती है और किस तरह के कपल इसको प्रेफर कर सकते हैं, या क्या कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है? कुछ भी अच्छा बुरा तो कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अ मोड ऑफ डिलीवरी। अच्छा, ठीक है। नेचुरल बर्थ इज ऑलवेज बेस्ट। अगर कोई भी चीज़ नॉर्मल जैसा नेचर ने बनाया है वैसा हो जा रहा है तो वो तो बेस्ट है। नॉर्मल डिलीवरी इज ऑलवेज बेस्ट, ओके, है ना। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है, बेबी को कोई रिस्क है, कुछ है, तो आज की डेट में सिजेरियन इज ऑल्सो, मतलब जो हमारा सिजेरियन सेक्शन है वो भी नॉर्मल डिलीवरी के इक्वली है। पहले क्या होता था कि सिजेरियन बहुत मुश्किल होता था क्योंकि मतलब उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, क्लीनलीनेस नहीं होता था, इन्फेक्शन का रिस्क रहता था, और लोग उतने एक्सपीरियंस भी नहीं होते। आज की डेट में टेक्निक्स ने, डॉक्टर्स ने सिजेरियन को भी नॉर्मल डिलीवरी के इक्वल ला के रख दिया, ओके, मोर और लेस। जो कॉम्प्लिकेशन रेट है सिजेरियन और नॉर्मल में इक्वल कर दिया। हमने कोशिश किया है कि सिजेरियन को भी हम नेचुरल से नेचुरल रखने की ही कोशिश करें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों में बेस्ट कौन सा है। अगर आपकी नेचुरल डिलीवरी हो जाती है नॉर्मल, तो डॉक्टर्स हमेशा नॉर्मल के लिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो बेस्ट होता है। भगवान ने उसको बनाया ही नॉर्मल वे के लिए है भाई, है ना। नॉर्मल डिलीवरी वाले बच्चों में बहुत सारे फायदे देखे गए हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिजेरियन सेक्शन भी, अगर डॉक्टर आपका बोल रहा है तो प्लीज सिजेरियन कराइए। वो कुछ ना कुछ जरूरी होता है। अगर आपने नॉर्मल करा लिया, बच्चा आपका सिक निकला, बच्चे को जिंदगी भर वो चल नहीं पा रहा है, मेंटली रिटार्डेड है, ऐसे बच्चे का आप क्या करेंगे?
तो कुछ अगर डेंजर रहता है बच्चे को बिल्कुल, तो तभी शायद डॉक्टर खुद बिल्कुल। सजेस्ट अगर करते बच्चा हैं। उल्टा है मान लीजिए, उल्टा अच्छा। बच्चा तो आएगा नहीं नीचे से। पहले जमाने में आ जाते थे, क्यों? क्योंकि 10 में से आपके 5 बच्चे खराब भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता था पहले। आज की डेट में आपको एक बच्चा चाहिए, हेल्दी चाहिए, करेक्ट। है ना? तो 10 में से 5 खराब हो गए, 5 ठीक है, कोई मतलब नहीं है उसका। तो इसलिए उल्टे बच्चे आज की डेट में हम डिलीवर नहीं कराते हैं। उल्टे बच्चे हो गए, या हमें लग रहा है बच्चे में पानी कम है, तो आगे जाके डिलीवरी के समय उसको जब सांस लेगा बच्चा तो पानी नहीं होगा तो वो कैसे ब्रीथ करेगा? तो बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन होने की प्रॉब्लम रहती है। बच्चा फंस गया, बच्चे को ऑक्सीजन जाना बंद हो गया, सांस नहीं ले पा रहा, तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है। उन सब केसेस में हम सिजेरियन रिकमेंड करते हैं। अगर आपका डॉक्टर आपको सिजेरियन बोल रहा है तो वो सोच समझ के या कुछ इंडिकेशन के कारण बोल रहा है, तो उस समय मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि सिजेरियन करा लेना चाहिए। और मैम काफ़ी सारे सिजेरियन में इसलिए भी डरते हैं क्योंकि इसमें टाँके बहुत सारे लगते हैं, करेक्ट? तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि जैसे उनकी जो छुट्टी हो जाती है उसके बाद दर्द होता है, कई लोग उसको ठीक से मेंटेन भी नहीं कर पाते, इसके वजह से भी सिजेरियन से थोड़ा सा डरते हैं लोग, ऐसा कुछ? जी, आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी टाँके लग रहे हैं नीचे। अच्छा। नीचे टाँके, और नीचे के टाँकों को भी हील होने में 2 हफ्ते तो लग ही जाते हैं। हमने देखा है पेशेंट्स कोई हफ्ता 10 दिन तक चल नहीं पाते। एक जो पेरिनियल एरिया अपना प्राइवेट एरिया रहता है वो कितना सेंसिटिव रहता है, छोटा सा कट लग जाए तो हमें कितना पेन होता है, वहाँ पे भी तो आपको टाँके लग ही रहे हैं, है ना? तो उसी तरह उतने ही टाँके लगभग पेट में भी लगते हैं, थोड़े से कम। जैसे नॉर्मल डिलीवरी में यूजुअली आप मान लो तो 4-5 सेंटीमीटर का कट लगता है, सिजेरियन सेक्शन में लगभग 10 to 15 सेंटीमीटर का कट लगता है। क्यों? क्योंकि जो बेबी का हेड होता है वो डिलीवर करने के लिए हमें जो हेड होता है वो 12 to 15 सेंटीमीटर अराउंड होता है, तो हमें उतना बड़ा काटना पड़ता है ताकि बेबी का हेड डिलीवर हो जाए। तो अगर आप प्रॉपर केयर कर रहे हो नीचे वाले मतलब नॉर्मल डिलीवरी के टाँकों की और सिजेरियन वाले टाँकों की भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके मैम, ऐसे ही मैं अपना कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था तो उसमें एक बहुत फ़नी इंसिडेंट व्यूअर्स ने ही शेयर किया हुआ था। उसमें उन्होंने बताया था कि कोई उनके फ्रेंड है, उन्होंने सिजेरियन इसलिए ऑप्ट किया क्योंकि वो किसी एक स्पेसिफिक डेट को अपना बेबी चाहते थे। कुछ पुराने ज़माने के लोग होते हैं, कुछ गुड लक डे होता है या कुछ दिन होते हैं, कुछ डेज होते हैं, उसमें पर्टिकुलर वो बच्चा चाहते हैं। तो उसलिए भी काफ़ी लोग मैं सुना हूँ कि सिजेरियन के लिए ज़्यादा, तो ऐसे केस आप कभी हैंडल करते हैं? मैटरनल रिक्वेस्ट बोलते हैं हम ऐसे केसेस करेक्ट को। करेक्ट। अगर वो कराना चाहते हैं तो उसमें गलत नहीं है। सी डॉक्टर आपका कभी भी बिना इंडिकेशन सिजेरियन नहीं करेगा। Correct. अगर आपने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हमें सिजेरियन कराना है, हमारा मुहूर्त है, तो नहीं। अगर कोई इंडिकेशन नहीं है, हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है, तब तो हम आपकी रिक्वेस्ट कैटर नहीं करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, रिस्क हो सकता है, पॉसिबिलिटी, हम आपका होना सिजेरियन ही है, तो आप अपना टाइम चूज कर सकते हो। लेकिन अगर हमें लगता है नॉर्मल होगा तो हम आपका टाइम नहीं देखेंगे। ये पीरियड क्या होता होगा मैम लास्ट की, मतलब कितने दिन पहले इसको कर सकते हैं? यूजली हम 38 to 40 वीक्स के बाद आप कर सकते हो। 38 हफ्ता जब आपकी प्रेगनेंसी के कंप्लीट होते हैं, लास्ट 2 वीक्स में आप अपना डेट डिसाइड कर सकते नहीं, हो। जैसे कि जैसे एक्सपेक्टेशन रहता है कि इस पर्टिकुलर डेट या इस वीक में नॉर्मल डिलीवरी होने वाली, उसी टाइम अगर पेरेंट्स का या उनका रिक्वेस्ट आ जाए कि नहीं मैडम इस वीक के इस पर्टिकुलर डेट को आप डिलीवर कर दो, तो भी आप टेस्ट करते होंगे शायद कि चेक करने के लिए कि कर सकते हैं कि नहीं, मदर या बेबी को कोई खतरा है कि नहीं? 38 वीक्स हो गया है, मदर बेबी का सिजेरियन का हमें लग रहा है कि सिजेरियन ही होना है, जैसे मान लीजिए किसी का पहला ऑपरेशन ही है तो नेक्स्ट हम ऑपरेशन ही करते हैं यूजुअली। तो अगर उनको लग रहा है कि हम डेट देते हैं कि हमने आपको 37 to 38 वीक्स के बीच करना है, उस वीक में अगर वो कोई डेट ले आते हैं तो हम कर देते हैं, ठीक है भाई कर देते हैं, हमें करना तो है ही, 2-3 दिन आगे पीछे में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पेशेंट हमने जो 1 हफ्ते का मार्जिन रखा है उससे लेट की डेट लेके आएगा तो हम नहीं सुनते, क्योंकि हमें तो बेबी और मदर को सेफ रखना है। इस हफ्ते में जो बुक्स बोलती है कि आपको इस हफ्ते में पहला ऑपरेशन वाला बेबी निकालना है, अगर पेशेंट उसके अंदर की डेट लाएगा तो हम कैटर करते हैं, और अगर उसके बाद की डेट ले आएगा तो हम कैटर नहीं करते, या उसके पहले की ले आए कि हमें 8वें महीने में निकाल दो क्योंकि ये डेट बहुत अच्छा है, नहीं, बेबी डेवलप थोड़ी हुआ है, हम क्यों निकालें? करेक्ट। तो हम अपने कंफर्ट, बेबी और मदर के कंफर्ट के अकॉर्डिंग ही डेट देखते हैं, उनकी रिक्वेस्ट कंसिडर करते हैं। मैम आजकल बहुत सारे कपल्स हो गए हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते, राइट? काफ़ी उनको टाइम लगता है या किसी वजह से कुछ मिस हो जाता है, राइट? तो काफ़ी लोग आईवीएफ के लिए भी ऑप्ट करते हैं, राइट? तो ये आईवीएफ क्या होता है, इससे किस तरह से हम उसको करते हैं? आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं आम भाषा में। ओके। जब एक कपल को कंसीव नहीं हो पा रहा होता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो उनके ट्यूब्स खराब हैं, या उनके एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या बहुत सारे कारण होते हैं, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं जिसे, हम कंसीव नहीं कर पाता, तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा कंसीव कर सकते हैं। यूजुअली इसमें हम एक महिला को कुछ इंजेक्शंस देते हैं, पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन से इंजेक्शन शुरू करते हैं, तो लगातार 7 days to 10 days इंजेक्शंस लगते हैं। फिर 12 to 14th डे के अराउंड हम एग निकाल लेते हैं। जब वो एग बन जाते हैं, जो इंजेक्शंस हमने दिए एग बनने के, एग जब बन जाते हैं तो वो हम एग को रिट्रीव कर लेते हैं बाहर,
और हस्बैंड का सीमेन सैंपल लेते हैं, उससे जो एक्टिव स्पर्म्स हैं उनको लेके दोनों को बाहर मिलाते हैं, कल्चर करते हैं, तो वो दोनों बाहर मिल के बेबी बनाते हैं। जो बाहर जो एम्ब्रियो या और बेबी बनता है कॉमन लैंग्वेज में, उस बेबी को हम मदर को यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। वो पीरियड के यूजुअली हम लोग मतलब जब भी हमने एग निकाला उसके दो दिन के बाद करते हैं, 2-3 दिन के बाद, चाहे तो उसी मंथ या तो नेक्स्ट मंथ। तो इस प्रोसीजर को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसमें हम माँ के अंडे बाहर निकालते हैं, हस्बैंड का स्पर्म बाहर बेबी बना के माँ के गर्भाशय में डाल देते हैं। ये होता है प्रोसीजर IVF का। और इस प्रोसीजर में मैम जो बेबी आता है वो पूरा ही बायोलॉजिकल अपने फादर का ही रहता है, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। Okay, इसमें okay. बस इतना डिफरेंस है कि जो स्पर्म और एग यूट्रस के अंदर मिलते हैं उसको हम बाहर मिला के अंदर डाल रहे हैं। क्योंकि काफ़ी इसमें भी लोगों को शंकाएं रहती है, काफ़ी रूमर्स रहता है कि उन मानते हैं कि नहीं ये टेस्ट ट्यूब बेबी लेना एक मतलब हमारा बच्चा नहीं रह जाएगा ऐसे करके। नहीं। लेकिन ये जब प्रोसेस पूरा होता है तो जो बच्चा आता है उसके जो बायोलॉजिकल सिम्टम्स जो होते हैं वो पूरा फादर के ही रहता है, राइट? जीन्स पूरे वही रहते हैं दोनों की जीन्स में तो कुछ कर ही नहीं रहना। हम तो बस बाहर जो वो अंदर कि हमको लगता है कि वो किसी कारण अंदर बस बच्चा बन नहीं पा रहा होगा, ओके, तो हम वो बच्चे को बाहर बना के अंदर डाल देते उसका हैं। प्रोसेस को बस बाहर कर देते हैं, करेक्ट? ओके। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन है इसमें। काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं, खासकर महिलाएं, राइट? एक बार वो प्रेग्नेंट हो जाती है, एक बार जब डिलीवरी उनका कंप्लीट हो जाता है तो उनकी बॉडी को रिकवर होने में नेक्स्ट बेबी के लिए कितना टाइम लग जाता है? क्या गैप रखना चाहिए उनको? हर वुमेन की बॉडी अलग होती है, किसी की जल्दी रिकवर हो जाती है तो किसी को टाइम लगता है। बट फिर भी जो हम रिकमेंड करते हैं यूजली 2 डिलीवरी के बीच में 2 to 3 ईयर्स का गैप होना चाहिए। ओके। चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, बिकॉज आपकी बॉडी को टाइम चाहिए रिकवर होने के लिए। और मैम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी स्पेसिफिक तरह का फूड को हमको अवॉइड करना चाहिए जिससे कि रिस्क हो सके मिसकैरेज का? प्रेगनेंसी में ना ऐसा 100% कोई फूड नहीं है जिसे आपको 100% अवॉइड करना है कि बिल्कुल खाना ही नहीं है। अच्छा। डोंट टच वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पपाया एंड पाइनएप्पल थोड़े से बदनाम हैं कि इनको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो मिसकैरेज कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, मिसकैरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा पहले से चला आ रहा है, लेकिन उनको भी खाने से कोई ऐसा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, बल्कि वो तो न्यूट्रिशियस होते हैं, आप खा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये मिथ चले आ रहे हैं, तो अगर हम डॉक्टर्स ने लिख दिया या हमने नहीं बताया और पपाया और पाइनएप्पल खाना है, गलती से उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई तो दे विल फाइट विद अस कि आपने हमको नहीं बताया पपाया और पाइनएप्पल तो नहीं खाना था। और अगर हम उन्हें बोलेंगे कि आप खा सकते हैं तो बोलेंगे आपको नहीं पता। हमारे घर की महिलाएं बोलती हैं कि नहीं खाना है। तो इसलिए हम यूजुअली बोलते हैं कि पपाया पाइनएप्पल मत खाओ, बट अगर आपने खा भी लिया तो उससे कोई साइंटिफिकली कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये भी वो जो पहले जैसे कुछ पहले ऐसा बोला जाता था कि कुछ पिगमेंट्स हैं उसमें जो अबॉर्शन कॉज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम होते हैं, कुछ नहीं होता उनसे। ओके है ना। तो इसलिए अगर आपने वो खा भी लिया गलती से तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाहर के फूड्स अवॉइड करें, जैसे कि बहुत सारे चाइनीज़ फूड्स ना बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें अजीनोमोटोज होते हैं, वो थोड़ा बेबी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। अच्छा। हफ्ते में 1 या 2 बार खा लिया ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अजीनोमोटो बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है। और एक ये होता है जैसे अपन बाहर का फूड अवॉइड करने बोलते हैं क्योंकि बाहर का फूड हाइजीनिक नहीं होता। तो हाइजीनिक नहीं होगा तो प्रेग्नेंट पेशेंट्स को बहुत जल्दी फूड पॉइजनिंग या बाहर का फूड तो हर किसी को हर टाइम अवॉइड करना ही चाहिए, पर प्रेग्नेंट पेशेंट की क्या है ना, इम्यूनिटी कम होती है, करेक्ट। तो वो बहुत जल्दी बाहर के इन्फेक्शन को कैच कर लेती है, जिसके कारण उनको डायरिया, लूज मोशन, गैस्ट्रिक अपसेट होता है। और स्टेल फूड खाने के लिए मना करते हैं, बासी खाना, क्योंकि वही रीज़न वही है कि गैस्ट्रिक अपसेट हो सकता है, बस। बाकी ऐसे प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंट पेशेंट्स को ऐसी वो बेचारी कुछ खा नहीं पाती हैं, उनको वॉमिटिंग होती रहती है, पेट दर्द होते रहते हैं, तो इसलिए जो मन आपको वो खाओ, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करो, हर टाइप के फूड एंजॉय करो। मैं किसी भी चीज़ के लिए कभी ऐसे स्ट्रिक्टली मना नहीं करती। ओके। और मैम एक और क्वेश्चन था, उसमें काफ़ी लोग यही जानना चाहते थे कि जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए खास करके लोग बोलते हैं कि कुछ तरह की स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जिसको करने से नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या उसके आसानी होती है, राइट? तो इसमें क्या है, शायद उसमें लेबर कम होता है, बहुत सारे इसके अराउंड रूमर्स है, तो कुछ क्या इस तरह के एक्सरसाइज होते हैं, कुछ मोमेंट्स होते हैं जिसको प्रेग्नेंट लेडी को करना चाहिए? मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं तो हमेशा ये बोलूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी हमेशा मदर के मेंटल स्टेटस पे डिपेंड करता है। मदर ने ये ठान लिया कि मैं और मेरा बच्चा ठीक रहेंगे और हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। मैं अपने हर पेशेंट को बोलती हूँ कि रात में सोते समय एक लाइन बोल के सो, मैं और मेरा बच्चा अच्छा रहेगा, हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी। मॉर्निंग उठने के बाद ये सेंटेंस बोल के उठो। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एफर्मेशंस। जितना आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव एफर्मेशंस दोगे, वो वैसे ही सिग्नल्स पास ऑन करेगा।
करेक्ट। तो अपने आप ही आपकी बॉडी वैसे वैसे करती जाएगी. दिस इज नोन एज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. करेक्ट। है ना. फिर भी मैं कुछ एक्सरसाइजेस रिकमेंड करती हूँ, जैसे कि आप जो आपके एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, क्योंकि आप जब जानती जब आपको लेबर पेन्स आएगा तो काफ़ी ज़्यादा आपको सांस लेने में दिक्कत होगी. इतना पेन होता है कि आप सांस नहीं ले पाते. तो उस समय आपको ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस काम आएंगी, जैसे हल्का माइल्ड कपालभाति, अनुलोम विलोम, मुंह खोल के सांस लेना, और भी बहुत सारे आपको ये योगा स्पेशलिस्ट ही बताएंगे जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, वो कर सकती हैं आप. है ना. और क्या है, जैसे कुछ एक्सरसाइजेस होती है जो पेल्विक गर्डल को ओपन करने में हेल्प करती है, पेल्विक गर्डल को रिलैक्स करने में हेल्प करती है, ताकि आपका जब बच्चा नीचे आ रहा हो तो वो स्मूथली हो जाए. ओके। जैसे कि स्क्वैट्स हो गए, स्ट्रेचिंग्स हो गई, पर्वतासन हो गया, डक वॉक हो गया, ये सब आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी. तो ये सब आप कर सकती हैं. लेकिन ना कुछ महिला क्या करती है, एक्सर्ट करने लग जाती है, ओवर एक्सर्ट बहुत ज़्यादा कर देती है कि नहीं इससे तो नॉर्मल नहीं, उससे क्या है हार्मफुल ही होता है बेबी को. थैंक यू वेरी मच मैम। आज का इस सेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा. आई होप कि जो महिलाएं और जो कपल्स खास करके देख रहे हैं, खासकर जो नए कपल्स हैं राइट, जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको बहुत सारा इंसाइट मिला होगा. आज आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिला होगा. थैंक यू वेरी मच. अगर आप कुछ हमारी ऑडियंस से कहना चाहें तो मैम प्लीज़. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन द पॉडकास्ट. और मैं सबको बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सारी वुमेंस को कि प्लीज़ कभी खुद को कमज़ोर नहीं समझना, जितना हो सके उतनी हेल्दी लाइफ जिएं, अपनी प्रेगनेंसी को टाइमली प्लान करें, अपना ध्यान रखें, अपने बेबी का ध्यान रखें, एंड स्टे सेफ एंड हैप्पी ऑलवेज. ओके. एंड जस्ट रिमेंबर वन पॉइंट, डॉक्टर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. थैंक यू वेरी मच मैम. इसके साथ हम Thank इसको you. रैप करते हैं. थैंक यू.